हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? तो यूपीएससी का नाम जब भी आता है सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, मैम सिलेबस क्या है? इतना सारा सिलेबस क्या हो पाएगा? 3 मंथ्स हमारे पास रह गए यूपीएससी ईपीएफओ के लिए हम प्रिपेयर करें और हमारे पास सिलेबस बहुत सारा है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि आप करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके अलावा आप टॉपिक्स को नहीं करेंगे, आप सारा पढ़ के जाएंगे, बट कुछ जो होते हैं वो होते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब कि जिसको आप करके जाते हैं तो उससे आपके चांसेस स्कोरिंग के ज्यादा बढ़ जाता है। टॉपर्स टॉप का हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपकी हेल्प करना, ताकि आप अपने एग्जाम को क्लियर करके अपना ड्रीम अचीव कर सके। तो उसी के लिए जो है आज हम लेके आए हैं सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले वाली हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इशू है कि लेबर कोड्स जब आ चुके हैं तो हमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो गाइज जो हमारी नोटिफिकेशन आई थी 2020 में, तब तक हमें पता है 2019 के लेबर कोड्स आ चुके थे। 2020 की अमेंडमेंट्स के लिए सब कमिटीज जो थी उनके पास लेबर कोड्स गए हुए थे। तो अगर उस टाइम भी सिविल जो यूपीएससी है उसने अगर ये सिलेबस में दिया है तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ये इंपॉर्टेंट होंगे। तो ज़्यादा नहीं है, टोटल 10 है और जो है मिलता जुलता ही डेफिनेशंस है वो चीज़ें, बट ये जो 10 स्कीम्स है ये आपको करके ही जानी है। तो एक बार पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जो एक वर्ड चीज है कि जो बेसिक सोशल सिक्योरिटी का है उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को। देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो बहुत कॉमन एक्ट है, बेसिक इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस पहले पूछे भी जा चुके हैं। और मिनिमम वेजेस एक्ट जो होगा वो लेबर वेलफेयर के लिए होगा। इस टाइम जो है वो जो अमेंडमेंट्स लाई गई है, मतलब बेसिकली अमेंडमेंट्स नहीं कह सकते आपको, जब कोरोना टाइम आया तो ये हुआ कि जो भी फैक्ट्रीज एक्ट थी और सारी एक्ट थी उनके अंदर चेंजेस लाए गए और जो लेबर लॉज थी उनको डिसॉल्व कर दिया गया ताकि इंडस्ट्रीज जो है उनकी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो उस टाइम में ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्या जो मिनिमम वेजेस है उससे रिलेटेड कोई इश्यू हुआ था। सेकंड जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यूपीएससी जो है वो करंट अफेयर पूछेगा। अभी आपको पता होगा कि इस टाइम जब हम रह रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, तो एमएसपी को लेके जो है फार्मर्स का एमएसपी है उस पर कितने ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तो एमएसपी भी क्या होता है, एक तरीके से मिनिमम एक हम इनकम की या फिर किसी चीज़ की कमाई की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि जो यूपीएससी ईपीएफओ है वो आपको इस चीज़ से कनेक्ट करके मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में कर ले। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि जो टॉपर्स टॉप है वो आपको यूपीएससी का फुल कोर्स फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। और ये वाली एक्ट जो है ये हमने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की वीडियो में डिस्कस भी कर दिया जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में। तो देखिए बेसिकली जो स्टार्टिंग में स्कीम्स बनाई गई थी डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि आज तक जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कुछ कुछ चेंजेस उनके अंदर किए जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बैकग्राउंड था उसका, क्या क्या चीज़ें थी और क्या उसके अंदर अमेंडमेंट आई है। तो सेकंड इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्पस। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, ये वाली भी आपको इसी के रिलेशन में करके पढ़नी है। तो थर्ड आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ इज ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो हमें पता है कि अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, तो उसमें जो यूनियंस होते हैं उनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इस वाली स्कीम को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं और उससे आप मान सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो ये वाली स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सबसे कॉमन की भाई हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सबसे पहली जो एक्ट थी ये लेके आई थी। तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें भी इसका डिस्कशन है, हमारी सोशल सिक्योरिटी के अंदर भी है, और लेबर्स की जो लॉज हैं आपकी जो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज में आती है उसमें भी है। तो आप ये देखिए कि 3 सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर हो रहे हैं बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। क्यों इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 साल से करंट अफेयर के अंदर है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर क्या चेंजेस लाए गए हैं। वीक्स को बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। जो पहले 3 मंथ्स के लिए हुआ करता था अब उसको 6 मंथ्स के लिए कर दिया गया है। और यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम जो है वो कितने टाइम बाद हो रहा है। तो ये वाला अगर करंट अफेयर में भी था, ऊपर से आपके स्टैटिक पोर्शन में भी है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976 के बारे में।
ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप पिछले 4-5 साल में देखिए जेंडर इक्वालिटी का इशू कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और यूपीएससी के लिए तो फेवरेट है जो फेमिनिज्म इशू होते हैं, वीमेन सेंटर्ड इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स आया करते थे जब हम कभी भी बात करते थे कि क्या जेंडर डिफरेंसेस हमारी कंट्री में है, वर्ल्ड लेवल पे है, तो उस हिसाब से इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976 की इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपको जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986। ये भी इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि जो चिल्ड्रंस हैं उनको क्या आप एम्प्लॉयड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसको भी आप मिस आउट नहीं कर सकते। क्योंकि ये देखिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, इक्वल रिन्यूमरेशन हो गया, इसमें हम फीमेल इशू को कर लेंगे कवर। ठीक है, इसमें जो है आपके मिनिमम वेजेस में ओवरऑल एक कैटेगरी हो गई, तो चाइल्ड स्पेसिफिक एक जो स्कीम है वो आपको करके ही जानी है, तो उसमें आप चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986 को कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब हम कभी भी अपनी एम्प्लॉयमेंट को कंप्लीट करते हैं तो क्या हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की तरह सफ़र करें, या फिर मतलब कि हमें कोई बेनिफिट ना मिले कि जो ज़िंदगी हमने पूरी अपनी निकाल दी काम में, तो उसके लिए आता है ग्रेट्युटी एक्ट। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। इसे भी आप पूरी तरीके से करके जाएंगे, कंप्लीट फॉर्मेट में करे जाएंगे। ये वाली जो स्कीम्स है, हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके साथ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 कवर हो चुकी है, उसके साथ ही ये जो 8 बच गई है हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, ईपीएफओ के लिए टॉपर स्टॉप पे। तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए और आपके सारा सोशल सिक्योरिटी का रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा और सभी स्कीम्स को भी कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 लास्ट की, अगर कोई पर्सन है वो एम्प्लॉयमेंट में है तो उसको क्या क्या एडवांटेज होता है, क्या बोनस होता है, क्या उसकी एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो ये जो 10 स्कीम्स है ये आपकी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है, आपको याद रखना है। ये आपका बेसिक्स नहीं है, मतलब कि सिर्फ इन 10 स्कीम्स को पढ़ के आप अपने सोशल सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कंप्लीटली नहीं करके जा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बेसिक्स देखने, उसको हम अभी आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव सोशल सिक्योरिटी टॉपिक्स। अभी तक हमने डिस्कस की थी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट जो है वो बहुत कम है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल सिक्योरिटी कमिटीज को। टोटल जो कमिटीज यहाँ पे गिवन है वो है 5 इन नंबर, जैसे कि बेवरेज कमेटी हो गया, वीवी गिरी कमिटीज हो गया, और इसके ऊपर पहले से ही टॉपर स्टॉप पे वीडियो अवेलेबल है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज एंड एसोसिएशन। इसमें आपकी टोटल 7 जो है एसोसिएशन और एक्टिविटीज होंगी, जो कि किसके टाइम में हुई थी, जबकि इंडिपेंडेंस नहीं आया था, ठीक है। एक तो जो है वो उसके आसपास की भी है इंडिपेंडेंस टाइम की, पर बेसिक जो है वो प्री इंडिपेंडेंस टाइम के है। जैसे कि यहाँ पे आपका स्वदेशी मूवमेंट हो गया। स्वदेशी मूवमेंट में लेबर्स के लिए क्या एसोसिएशंस ने काम किया, एक्टिविटीज ने काम किया। शशिपदा बैनर्जी इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पे एसोसिएशन है। तो इस तरीके के एसोसिएशन टोटल 7 नंबर है। ये आपको कंप्लीट डिटेल में अच्छी तरीके से करके जानी है, ये भी हमारी रिविजन सीरीज में कवर हो चुकी है। उसी के साथ आपको प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस जो सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स और जो स्कीम्स आई थी वो सारी याद रखनी है कि मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जो फैक्ट्रीज एक्ट आया था उससे शुरुआत करेंगे, और अब तक जो भी स्कीम्स आई है, मतलब कि जो 10 स्कीम्स मैंने आपको बताई उनको छोड़ के जो है स्कीम्स और इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इंडिया में। सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, हाँ एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि डेफिनेशन हो गई आपका, स्कोप हो गया, क्या ऑब्जेक्टिव है। ये वाले जो 1 लाइनर क्वेश्चन है ये मे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशंस का डिफरेंस आपको याद रखना है। जो डेफिनेशन, जैसे मान लीजिए कि हम बेवरेज कमेटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेवरेज कमेटी में जो डेफिनेशन दे रखी है, क्या क्या उसके पॉइंट्स दे रखे हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको याद करके जाने हैं, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो क्वेश्चन है उसमें किस स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ने जो चीज़ बोली है वो सोशल सिक्योरिटी के अंदर आपकी हो जाएगी। तो सोशल सिक्योरिटी का जो सिलेबस है वो छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। कंप्लीट जो सोशल सिक्योरिटी का बेसिक्स है, मतलब कि ये वाले टॉपिक्स हो गए, और भी जैसे स्कोप डेफिनेशंस की मैंने बात की, तो वो सारे हमारे रिवीजन सीरीज में कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी की जो बची हुई 8 स्कीम्स है वो आने वाले हम 1 to 1.5 वीक में कंप्लीट करके फिर डेवलपमेंटल इश्यूज को खत्म कर देंगे। तो ये था कंप्लीट हमारा सोशल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस जनरल इंग्लिश में अगर हम देखें ऐसे ऊपरी तौर पे तो आपको 7 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। बट जो सबसे ऊपर वाला है क्वेश्चन ऑफ एरर, ये होता है ना कि एक बच्चा होता है कि 1 टॉफी दे दो, 2 टॉफी दे दो, और उसके चक्कर में मम्मा पापा से 10 टॉफी मांग लेता है। ये उस तरीके का टॉपिक है। तो बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन ऑफ एरर्स में आपको देखने में तो लगेगा कि एक टॉपिक है, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बट यहाँ पे आपको कितने सारे टॉपिक्स करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप शुरू करेंगे आपके नाउन से, उसके बाद आपका प्रोनाउन आ जाएगा, फिर आपके यहाँ पे वर्ब्स आ जाएंगे,
आर्टिकल्स आ जाएंगे, टेंसेस आ जाएंगे, एडवर्ब्स एंड क्वेश्चन टैग। तो ये देखिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें पिछली बार का अगर मैं कंपैरिजन आपको बताऊं तो 5 क्वेश्चंस आ रखे थे। तो ये 5 क्वेश्चंस के लिए आपको इन सारी चीज़ों के रूल्स याद करने। तो अब आपको कंफ्यूजन होगी कि यार आप 5 क्वेश्चंस के लिए इतने सारे चैप्टर्स के रूल्स कैसे याद करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये आते हैं एवरेज लेवल के, ये इतने टफ लेवल के नहीं आते। जैसे कि हम CGL की या SSC की बात करते हैं तो नॉर्मल लेवल के आएंगे क्वेश्चंस। तो आप अगर आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी स्कूलिंग जो है वो इंग्लिश में हुई होगी तो भी आप इनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इतने हाई लेवल के नहीं आएंगे, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है कि एक ही टॉपिक के अंदर इतने सारे सब टॉपिक्स पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। इसके भी जो है 4 से 5 क्वेश्चन पिछले 1-2 साल जो भी मतलब कि पिछले ईयर्स के रहे हैं क्वेश्चन पेपर, उनमें पूछे गए हैं। एंटोनिम और सिनोनिम्स जो है इसका सिर्फ एक चीज़ है आपके सामने कि अगर मान लीजिए जस्ट एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 50 एंटोनिम और सिनोनिम्स हैं, तो आप अपना पार्ट जो है टाइम डिवाइड कर लीजिए एक हफ्ते का कि आपको डेली 5 एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स याद करने हैं। जो 5 आपने पहले दिन याद करे हैं उनको अगले दिन आपको रिवाइज करना है। इस तरीके से आपके पास 3 मंथ्स है और उस टाइम तक आपके सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो है वो आपको याद हो जाएंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, कुछ स्टूडेंट्स मेरे से बुक के बारे में पूछ रहे थे, तो KD कंपेस की जो नीतू सिंह की बुक है वो बहुत अच्छी है। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड, कीजिए उसको। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए, अगर आप SSC के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो वो बुक बहुत अच्छी है। बट अगर आप नहीं लेना चाहते हैं कि नहीं हम जनरल इंग्लिश नॉर्मल वे में करना चाहते हैं, तो टॉपर स्टॉप जो है वो इन वाले टॉपिक्स को तो कवर कर ही रहा है। हमारा जो एक टेलीग्राम ग्रुप है टॉपर स्टॉप के नाम से, वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है। तो जब जब मैं इंग्लिश की वीडियो बनाती हूँ वहाँ पे मैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के पेज का क्लिक करके डालती हूँ, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप उन पेजेस को भी याद कर लेंगे तो आपको फ्री में वहाँ पे कंटेंट भी मिल जाएगा और उसके साथ जो है आपकी ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। नेक्स्ट है ईडियम एंड फ्रेजेस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईडियम फ्रेजेस तो इतनी ईजी है, मैं इस तरीके के ट्रिक्स से आपको याद कराती हूँ ईडियम एंड फ्रेजेस कि आप नॉर्मली उस चीज़ को समझ सकते हैं और जस्ट 1-2 बार रीड करने से ही आप उसको ईजिली याद कर सकते हैं। तो ईडियम एंड फ्रेजेस भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के आप अगर UPSC के स्टूडेंट हैं तो द हिंदू तो आपका एक तरीके से ये समझ के चलिए कि करना ही करना है। तो द हिंदू जो है उससे डायरेक्टली आपसे वोकैबुलरी पूछी जाती है। तो जो भी वर्ड आपको टफ लगे आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसको कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको थोड़ा बोरिंग लगता है या फिर आप नहीं करना चाहते किसी भी रीज़न की वजह से, तो वही बुक का जो क्लिक होता है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप उन वोकैबुलरी को याद कर लीजिए। बट देखिए वोकैबुलरी याद करने का मैं अभी भी आपको ये कहूँगी कि वर्ड्स के साथ वोकैबुलरी याद करना बहुत टफ हो जाता है। बट आप किसी आर्टिकल के अंदर, किसी न्यूज़ के अंदर आप किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो आप उसको बेटर तरीके से समझ पाते हैं, तो वो तरीका आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है बहुत सारा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इजी भी होता है, उससे आपकी वोकैब भी बिल्डअप होती है। तो इसके लिए जो है वो आप न्यूज़पेपर को नहीं प्रेफर करेंगे, इसके लिए आप बुक को ही प्रेफर करेंगे। अगेन टेलीग्राम चैनल पे आपको कंटेंट मिल जाएगा अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट आता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और ये वाले जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एरर्स के साथ, क्वेश्चन ऑफ एरर्स जो हैं उनके साथ कनेक्ट होके आएंगे। और उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंटेंस अरेंजमेंट जो है वो एक पर्सनल लेवल की चीज़ होती है कि कौन उसको अच्छे तरीके से कर पाता है। लाइक जैसे कि मैं सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए कोई चीज़ स्पेसिफिकली नहीं पढ़ती हूँ, वो मैं ईजिली कर पाती हूँ क्योंकि स्कूलिंग हुई है जिस तरीके से। तो जो है अगर आपको टफ लग रहा है तो आप इसको बुक से पढ़ सकते हैं। बुक जो है मैं एक बार नाम नोट कर लीजिए यहाँ पे, KD कैंपस की जो है दैट इज नीतू सिंह। तो ये वाली जो बुक है आप कर लीजिए। इसके साथ जो अगर आप ये बुक लेते हैं तो आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी उसके अंदर मिलते हैं। पहले बार स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है, तो मैं जस्ट अपने रेफरेंस के थ्रू आपको बता रही हूँ। तो ये जो है नीतू सिंह की बुक आप ले लीजिए, ये आपके लिए आसान रहेगी। और अब तक अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो अभी हम देखते हैं अगले में कि क्या सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे होने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। लेबर लॉज में इंपॉर्टेंट टॉपिक इतने नहीं है क्योंकि हमारे पास न्यू लेबर कोड्स 2020 के आ चुके हैं। कई स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम आप उसे कवर कीजिए। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पहले तो मैं उनको बता दूं कि 2019 और 2020 के जो लेबर कोड्स है उनके अंदर कुछ डिफरेंसेज आए हैं, तभी 2020 में दोबारा लेबर कोड्स लाए गए। तो हमारे पास जो है टोटल 5 पार्ट्स हैं इनके और हमने पूरी तरीके से कंप्लीटली उन दोनों को कंपेयर किया हुआ है। तो वो वाली वीडियो तो है ही है, अभी जो है 1-2 दिन के अंदर जैसी
वो पार्ट 5 भी आ जाता है। मैं लेबर कोड 2020 को पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगी, कवर करूंगी, तो आप उसके लिए बस थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से। फर्स्ट देखते हैं बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो देखिए बेसिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपको उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, कंसेप्ट्स क्या है, इंडिया के अंदर जो है किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो आया, आगे बढ़ा, क्या क्या उसकी स्टेजेस थी, ये आपको याद रखनी है। फिर वही सिंपल चीज़ें जो बेसिक्स के अंदर होती है, जैसे उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है, तो ये सारे इंडस्ट्रियल रिलेशन के बेसिक्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो इस वजह से आप इस चीज़ को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन जैसे कि साइकोलॉजिकल अप्रोच हो गई, गांधीयन अप्रोच हो गई, तो इस तरीके से जो है अप्रोचेस होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जो आपको कवर करनी है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए गांधीयन अप्रोच के ऊपर ही गांधी जी कितने फोकस में रहते हैं यूपीएससी के, तो आपसे पूछा जा सकता है। ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक जो है हमारी वीडियोज़ में कवर हो चुका है, यूपीएससी ईपीएफ और रिविजन सीरीज आप प्ले लिस्ट खोलेंगे तो आपको ये वहाँ पर मिल जाएगा। उसी के साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को ए से लेके जेड तक जितना भी कंटेंट है वो आपको करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे, अब तक हमारे ये कवर नहीं हुआ है रिवीजन में। उसी के बाद वेरियस स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनका इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या रोल होता है। वेरियस स्टेक होल्डर्स को आप क्या समझते हैं, वर्कर्स हो गए, आपके मैनेजर्स हो गए, जो ओनर है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का, गवर्नमेंट है, आगे जो इन्वेस्टर्स हैं, ये आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, उसके रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए जो पर्सन्स आते हैं उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो इनके रोल आपको याद रखने की क्या क्या रोल वो रखेंगे। उसी के साथ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो भी डिस्प्यूट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी डिस्प्यूट्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका सेटलमेंट किस तरीके से कंट्री के अंदर होता है, क्या लॉज उससे रिलेटेड है, कौन सी अथॉरिटी है जो सेटलमेंट करेगी, कितने टाइम पीरियड के अंदर ये सेटलमेंट होगा। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं वो आपसे वन लाइनर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और आपको करने हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए काम करती है, उनके लिए कोई न्यू स्कीम्स जो हैं वो फ्रेम करती हैं, तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस की एक लिस्ट है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं उनको कवर करूंगी, मे बी मैं 1-2 दिन के अंदर ही इसको कवर कर दूं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए और पीसीएस के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जाती हैं यूपीएससी के अंदर, उनका जो है फॉर्मिंग पूछा जा सकता है, उनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कहाँ पे वो लोकेटेड है, क्या उनका काम है, इस तरीके के फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो मे बी 1-2 दिन के अंदर ही वीडियो के अंदर मैं इस कंटेंट को भी कवर करूं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके जितने भी कन्वेंशन, जैसे कि कन्वेंशन नंबर 102 जो है वो तो आपको बिल्कुल रट लेना है, और ये मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। तो आईएलओ के बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ के जाएंगे। ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन का। नेक्स्ट वी हैव इस लेबर लॉज। तो इन लेबर लॉज में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया कि आपके जो भी लेबर कोड्स 2019 और 20 के आए हैं वो करने हैं। जो पहले की लेबर लॉज थी वो इतनी सारी आपको नहीं करनी है, वो आपके काम की नहीं है। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हमने डिस्कस करी सिर्फ वो 10 स्कीम्स आपको करनी है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल लॉज रिलेशंस के अंदर या लेबर लॉज के अंदर आपको उन लॉज को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। जो लेबर लॉज के अंदर आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेबर लॉ से रिलेटेड क्या चीज दे रखी है, जैसे कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, और उसी के साथ अगर प्रियम्बल में हो या फिर और चीजें जो है उसके अंदर मेंशन है लेबर से रिलेटेड, तो वो फैक्ट्स याद रखने। यहाँ पे आपको DPSP जो है डेट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी जैसे आर्टिकल 39 है, 42 है, 41 है जो कि लेबर स्पेसिफिक है, वो आपको रट के जाने हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए ये आपके 2 पार्ट्स को कवर करेगा। एक आपका पॉलिटी हो जाएगा और उसी के साथ जो है ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री से भी किस तरीके से कनेक्ट करता है कि उस टाइम इन चीज़ों की डिमांड करी गई थी जो कि बाद में फुलफिल हुई, ठीक है। DPSP को इसलिए बनाया गया था ना, तो DPSP जो है आपको याद रखना। और उसी के साथ जैसे कि मैंने अभी जो आई थिंक लास्ट वीडियो बनाई थी सोशल सिक्योरिटी की और लेबर लॉज की, तो उसमें मैंने बताया था कि अभी कोरोना के टाइम में जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस थे, हमारे लेबर लॉज थे, उनके अंदर चेंज किया गया था। उनमें इंडस्ट्रीज को एग्जाम्प्ट कर दिया गया था कि लेबर्स को जो भी आप फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स दे रहे हैं आप उनको ख़त्म कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो इस तरीके के जो करंट अफेयर्स में स्कीम है, जैसे कि आपका PM स्वाम निधि हो जाता है, योजना हो जाती है, किसान रिलेटेड जो योजनाज हो जाती हैं,
तो ये सारी योजनाएं आपको करंट अफेयर के अंदर जो भी मिल रही है और हमारी जो टॉपर स्टॉप है उसमें ये सारे कवर किए जाएंगे, तो ये आपको करने हैं। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे स्टैटिक पोर्शन के बारे में। सो वी हैव कवर्ड द स्पेसिफिक EPFO सब्जेक्ट, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, ठीक है, इंग्लिश हमने डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं कि जो UPSC सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें, UP PCS के या फिर और स्टेट PCS के एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री में क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक इलेबोरेट वे में ये सब्जेक्ट्स नहीं करने हैं, हमें थोड़े में करने, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि मैथ्स और रीजनिंग है, तो गाइज उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत वीक है पहले, तो मैं आपको यहाँ पे एज फूल नहीं बना सकती कि मैं आपको पागल बना दूँ कुछ भी बता के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप जो है वो जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे GS में हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं पॉलिटी से शुरुआत करते हैं। तो पॉलिटी से जब आपकी शुरुआत होगी तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें कि एक्ट्स दे रखी है, चार्टर एक्ट्स दे रखी है, रेगुलेटिंग एक्ट दे रखी है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई 1858 की, 1935, 1909, वो सारी एक्ट्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है, वो चैप्टर ही बस आपको नहीं करना है। उसके बाद जब आप उसके लास्ट पेजेस पे जाएंगे, लक्ष्मीकांत के पेजेस पे, तो आपको दिखेगा कि मिनिस्ट्रीज के नाम होंगे, डिपार्टमेंट्स के नाम होंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री जो थी, मतलब सॉरी कौन सा मिनिस्टर जो था उसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था उस टाइम में, तो वो वाले मिनिस्टर्स के नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुआ। ये वाले 2 चैप्टर्स हैं, ये वाले जो 3 चैप्टर्स हैं ये हमने भी अपनी वीडियो में कवर कर लिए हैं अब तक रिवीजन के उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप कौन से पॉइंट्स करेंगे। एक चीज बस आपको याद रखनी है, आपको किसी भी टॉपिक के डीप में नहीं घुसना है, ठीक है। जो ऊपर के फैक्ट्स होंगे, सुपरफिशियल पॉइंट्स होंगे, आपको बस वो करने हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ना वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है तो वो इतने बेसिक लेवल का क्या पूछा जा रहा है कि जो सिविल सर्वेंट के जो है, मतलब सिविल सर्विसेज के जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी एक कमांड होगी उसके ऊपर जो स्पेसिफिकली EPFO के लिए कवर कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल भी हमारे में कवर हो चुका है। प्रियम्बल के भी आपको बेसिक पॉइंट्स याद रखने, ये याद रखना है कि जो आपका सोशल सेक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड था वो कब ऐड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, मिनी पार्लियामेंट के बारे में आपको याद रखना है। हमारे प्रियम्बल में जो वर्ड है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हाँ, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना पॉलिटी में जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो आपको अपने जितने भी शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, वो याद रखने हैं। एक आपको आर्टिकल्स की टेबल दे रखी है लक्ष्मीकांत के अंदर, उस टेबल को आप बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि वही आर्टिकल्स आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। हर आर्टिकल के अंदर घुस घुस के नहीं पूछा जाएगा आपसे। उसी के साथ जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज़ कौन सी कंट्री से ली गई है, ये वाली टेबल जो है ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रट लीजिए। तो ये तीनों चीजें तो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स पे। तो फंडामेंटल राइट्स के भी जो बिल्कुल कॉमन बेसिक्स चीज़ें हैं ऊपर के, वो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। DPSP आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके लेबर लॉज में भी कवर हो रहा है, इसमें बहुत सारी लेबर लॉज से रखे। तो अगर DPSP आपको करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो एटलीस्ट आप वो वाले जो एक्ट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो जरूर याद कीजिए जो कि लेबर स्पेसिफिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं ये आपको करने हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है। फिर आता है राज्यसभा और लोकसभा। तो ये वाले जो 2 पार्ट्स हैं ये आपके पार्लियामेंट के चैप्टर के अंदर कवर हो जाएंगे। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये आपकी जुडिशरी के अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी आपको डीप में जाके नहीं पढ़ना है, ऊपर से बेसिक्स करने। इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप टॉपर स्टॉप पे वीडियो देखते हैं तो आपका टॉपिक एक एक कवर होता है, किस लेवल तक आपको जाके कवर करना है ये भी आपको बताया जाता है, ठीक है। फिर चीफ मिनिस्टर आ जाता है। चीफ मिनिस्टर को आप एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप प्रेजिडेंट करेंगे ना, सॉरी हाँ प्रेजिडेंट जब आप करेंगे तो उसी के साथ आप गवर्नर कर लीजिए क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स है ना इन दोनों के वो सेम है। तो आपको ईजी वे रहेगा कि आप एक दूसरे मतलब जैसे कि यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे प्रेजिडेंट, सॉरी मैं यहाँ के लिख रही हूँ, तो सॉरी यहाँ पे ये जो है ये प्रेसिडेंट हुआ तो उसी के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो यहाँ पे गवर्नर करके लिख लीजिए। एक टेबुलर फॉर्म में आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए ये आसान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर और जो CM है उसको भी आप इसी तरीके के कंपैरिजन की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पंचायत। पंचायत को आप करेंगे, ठीक है। पंचायत इंपॉर्टेंट है, उससे हर साल जो है जो भी प्रीवियस ईयर के दे रखे तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो पंचायत इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो यहाँ पे आपको
पढ़नी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डीप में जाके, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी में आती है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में आती है, और उनके चेयरमैन कौन है, हेड कहाँ पे है, और उनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे, ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसकी जो टेबल है वो मैं अपनी वीडियोज़ में कवर करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमी के ऊपर। तो इकोनॉमी जो है उसमें सबसे पहले आपको इकोनॉमिक टर्म्स को याद रखना है, डायरेक्टली आपसे टर्म्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फिर आता है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये वाले जैसे कि आपका जीडीपी क्या हो गया, जीएनपी क्या हो गया, जो आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं वो आप किस तरीके से करेंगे, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी कंट्री के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है उनको मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो नेशनल इनकम में पूछी जाएगी। इसकी वीडियो टॉपर स्टॉप पे पहले से प्रेजेंट है रिवीजन सीरीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या कोजेज हैं पॉवर्टी के, कौन सी कमिटीज पॉवर्टी से एसोसिएटेड है, तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं पॉवर्टी के आपको याद रखने हैं। और उसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी तरीके की होती है वो स्पेसिफिक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। एग्रीकल्चर चैप्टर जो है वो अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेजेंट सिनेरियो को देके, तो एग्रीकल्चर का आप कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर इंडस्ट्रीज, ओवरसी इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, तो इंडस्ट्री चैप्टर जो है वो आप डीप में पढ़ के जाएंगे। इंडस्ट्रीज वाला जो चैप्टर है उसकी जितनी भी एक्ट्स है, क्या क्या एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से प्री इंडस्ट्रियल एरिया जो इरा था उसमें कौन सी अप्रोच हुआ करती थी, बाद में कौन सी हुई, ये सारी चीज़ें याद करेंगे। बैंकिंग जो है उसको करके जाएंगे। बैंकिंग में आप जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसीज़ है, आरबीआई का क्या स्ट्रक्चर है, क्या बैंकिंग एक साइकिल रहती है हमारी कंट्री के अंदर, वो सारी याद करेंगे। उसी के साथ बिजनेस साइकिल को आप करके जाएंगे। बिजनेस साइकिल में जो आपके टर्म्स आते हैं ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो हो गया, इस तरीके के टर्म्स को आप अच्छी तरीके से रीड करेंगे। फिर आपका इंश्योरेंस आ जाता है। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंश्योरेंस जो सब्जेक्ट है वो आप मार्केट्स में जो बुक देखेंगे, मैंने जो कल ही वीडियो अपलोड की थी, तो इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरीके से वहाँ पे दे रखा है, तो इस चैप्टर को आप अलग से कंप्लीट करेंगे। टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट टैक्स किस तरीके से होता है आपका, और टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी कवर करके जाना है। आपको डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं, कौन से किस स्लैब के अंदर आते हैं, ये चीज़ें याद रखनी है। फिर आपका फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर एंड स्टेट के बीच में, ये जो फाइनेंशियल स्टेटस रिलेशन जो है सेंटर और स्टेट के बीच में, इसको आप पॉलिटी से कवर कर सकते हैं, वो आपके इजी रहेगा, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत के अंदर ये चैप्टर दे रखा है सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस के अंदर। थर्ड टॉपिक जो है वो फाइनेंशियल रिलेशंस का है, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं ये कहूंगी कि इस वाले टॉपिक को आप एम लक्ष्मीकांत से कवर करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड को। तो हमारे फॉरेन ट्रेड्स के जो भी करंट अफेयर है उसके ऊपर बेसिकली आप फोकस करें, और जो भी टर्म्स हैं उनको आप याद रखेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो अगर नए कोई करंट अफेयर में आ रहे हैं, बनाए गए हैं, तो उसको अच्छी तरीके से याद कीजिए। और वहीं पे बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपको अच्छे तरीके से रट के जाना है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से होंगे। जो सिलेबस है उसमें पॉलिटी और इकोनॉमी जो है उनको एड ऑन करके, मतलब एक साथ दिया गया है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन दोनों को कंबाइन करके पूछे जाएंगे, मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ रखी गई है क्वेश्चंस की वो इन दोनों को कंबाइन करके रखी गई है। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री जो है वो 1857 के रिवोल्ट से आपकी शुरू होगी। 1857 का रिवोल्ट हम कर चुके हैं। हिस्ट्री में एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। किस पर्सनैलिटी ने कब क्या कहा, क्या करा, क्या उसका कंट्रीब्यूशन था नेशनल स्ट्रगल के अंदर, और क्या उसने बुक लिखी, क्या जर्नल्स उसने लिखे, ये वाली चीज़ें तो बिल्कुल घोट के आपको पी जानी है, ठीक है। तो हिस्ट्री के अंदर 1857 के रिवोल्ट से आप शुरू करेंगे। फिर आप पीजेंट मूवमेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजेंट मूवमेंट्स को अच्छी तरीके से करेंगे। उसी के साथ जो है ट्राइबल्स अपराइजिंग जो है उनको आप अच्छी तरीके से करेंगे, जितनी भी ट्राइबल अपराइजिंग हुई है। देन आता है आपका पर्सनैलिटीज़ रिलेटेड। पर्सनैलिटीज़ रिलेटेड क्या हो गया, यही चीज़ कि कोई भी मूवमेंट, चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट हो, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई, तो किस पर्सनैलिटी ने वहाँ पे क्या रोल किया, इंडियन साइड से भी, ब्रिटिशर साइड से भी, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं बताती हूँ कि आप जो अपने करंट अफेयर उठाएंगे, हिस्ट्री रिलेटेड करंट अफेयर है, तो आप उसमें देखेंगे कि जो भी पर्सनैलिटी अभी न्यूज़ के अंदर है ना, उनको तो रट के जाइए, वो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके करंट अफेयर से रिलेट करके आपको करना है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि हम कौन कौन सी करंट अफेयर रिलेटेड पर्सनैलिटी को पढ़ के जाए ईपीएफओ एग्जाम के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वो वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है। पिछले एक साल जितनी भी पर्सनैलिटी इस न्यूज़ के अंदर थी, मैं उनकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट ये डिपेंड करता है कि कितनी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है और कितने व्यूज़ उस वीडियो पर आएंगे।
नेक्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल को देखना है। फ्रीडम स्ट्रगल के डीप में नहीं घुसना है, पर्सनैलिटीज़ को, और जो हुआ कोई भी एक इंसिडेंट हुआ उसका एक स्पेसिफिक कोर्स क्या था, क्या एक रीज़न था, वो आपको याद रखना है, डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। और उसके साथ हाँ फैक्ट्स, आपको जो भी फैक्ट है, मान लीजिए कि किसी ने किसको दिया, जैसे कि महात्मा का टाइटल जो था वो कब दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को दिया था। तो इस तरीके के फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरियस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज। ये वाला पार्ट आपका पॉलिटी में भी कवर हो जाएगा और आपका हिस्ट्री में भी कवर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अगेन सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हमारे चैनल की ग्रोथ हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज आपके लिए ला सके, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये बेसिकली जो है सारा हमने आपको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।